आदाबर्स, मैं हूं वसीम राशिद और आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम। और इससे पहले कि हम अपने ख़ास न्यूज़ की तरफ चलें, मैं चाहती हूं कि थोड़ी सी एक दुखदायक ख़बर के साथ हम अपनी इस बात को शुरू करें। और उस पर बात करने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत दुख है हमें। देहरादून एक्सप्रेस में जिस तरह आग लगी है और जिस तरह उसमें 7 लोगों की मौत हुई है, तकरीबन 25 लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं और तकरीबन ये समझ लीजिए 12 से 15 लोग उसमें लापता हैं और 2-3 बोगियाँ उसकी पूरी जल गई हैं। इस दुख देने वाली ख़बर के साथ हम शुरू करते हैं आज का अपना प्रोग्राम। जी डॉक्टर मनीष, क्या कहना चाहते हैं? जी, कि ये बेसिकली आग लगी नहीं है, ये आग लगाई गई है। जी, हमारे कुछ वहाँ के कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी जी, और कुछ जो चश्मदीद के जो बयान आ रहे हैं उसमें जो मालूम चल रहा है, बेसिकली इसको एक नक्सल अटैक माना जा रहा है। हाँ, क्योंकि जो निमियाबाद जो जगह है गोमो के पास है, धनबाद सेक्टर में, धनबाद और कोडरमा के बीच, और ये वो इलाका है जहाँ नक्सली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं और उनका जो है पूरा वर्चस्व है। तो ममता बनर्जी के साथ जिस तरीके जो अब बंगाल में माओवादियों का रिलेशन जो है वो डिरेल होता जा रहा है। पहले माओवादियों के साथ उनका समर्थन ममता को था, ये बताया जा रहा था, और था भी। ग्राउंड रियलिटी ये है। और अभी जो है जो रिलेशन जो ख़राब हो रहे हैं उसका एक बदला बताया जा रहा है कि ये इस तरह से आग लगाई। कल जिस तरीके से पार्लियामेंट में अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया और मनमोहन सिंह जी भी कुछ बोलना चाहते थे, उनकी भी नहीं सुनी और बाकायदा पूरी तरीके से बाइकआउट किया गया। उसके बाद आज फिर सेशन शुरू हुआ है। मैं चाहती हूँ अपने इसी मसले पर हम बात करें। देखिए, जैसा कि मैंने कल कहा था कि शाम ढलते ही जो है हर चैनलों पे जो है जी कितना रुपया बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और जो है वो सब शुरू हो गया। विपक्ष जो है वो चलने नहीं दे रही है। इसकी वजह ये है कि 2-3 वजह है। एक हैंडीकैप भी होता है। द काइंड ऑफ विजुअल्स यू गेट, राइट, द स्टोरी इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ विजुअल यू गेट। एग्जैक्टली। तो आजकल हर प्रोसीडिंग्स जो है वो दूरदर्शन पे होता है और दूरदर्शन को जो है वो डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं हर चैनल वाले और उसे बार बार दिखाते हैं। तो जब हल्ला हंगामा होता है, जब नारेबाजी होती है, इट्स अ वेरी गुड विजुअल। इसलिए पार्लियामेंट के ऊपर जब भी स्टोरी बनती है, वो हो हंगामा अगर हो रहा है तो वो हंगामा से ही वो शुरू होगा। ये उनके साथ एक समस्या है, ये एक हैंडीकैप जो टेलीविज़न वालों का है, ये भी हमें समझना चाहिए। लेकिन जो 9 बजे रात पे जो एडिटर्स जो बहस के लिए बैठते हैं, then that should not be part of that. बिल्कुल ठीक। There you should ask very serious questions जिससे आम जनता का वास्ता है। बिल्कुल। अब देखिए, आज भी बर्बाद हो गया दिन। बिल्कुल, एडजन हो गया, कोई भी बहस नहीं, कुछ भी नहीं। एक पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करता है इसके बेसिक को भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बेसिक को समझेंगे नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई विपक्ष क्यों हल्ला कर रहे हैं। अगर विपक्ष इस तरीके का रुख अपना रहा है तो इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की है। पार्लियामेंट का फंक्शन करना, वहाँ पे डिबेट होना, किस मुद्दे पे होना, किस कानून के तहत होना, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। पार्लियामेंट अगर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब सरकार जिम्मेदार है, विपक्ष जिम्मेदार नहीं है। वजह, आपके पास इतने सारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं क्यों? क्या काम है उनका? एक अलग से मंत्रालय बना हुआ है जिसको कहते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री। जा, बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं, एक कलाकार लोग हैं। तो वो कलाकार लोग कर क्या रहे हैं? Why did प्रणब मुखर्जी met गडकरी yesterday? कल गडकरी से प्रणब मुखर्जी ने मुलाकात की। क्यों किया? कल लेफ्ट पार्टी से भी बात की उन्होंने। क्यों किया? वो बात इसलिए कि भाई दिस इज आवर पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है कि जब
अब देखिए, आपको बहुत, अब प्रणब मुखर्जी की बात से मुझे एक चीज़ याद आ गई। हर सेशन के पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है जो सरकार बुलाती है, और सरकार की तरफ से एक नेगोशिएशन चलता है कि भाई ये मुद्दा हम उठाएंगे, ये कॉपरेशन ऐसे कीजिए, आपको क्या एतराज़ है, क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आपका कहने का मतलब ये कि उससे पहले कोऑर्डिनेशन Yes. एक कमेटी की तरीके से बुलाई जाती है, उसमें कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता और है ये कि कोऑर्डिनेशन फेल होता है, राइट, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार। सही कहा अच्छा, आपने। दूसरा, पार्लियामेंट कैसे चलेगा? पार्लियामेंट तो कंसेंसस पे ही चलेगा। डेमोक्रेसी है, कोई ऑटोक्रेसी नहीं है। आप सेशन बुला लो और आप विपक्ष को जो है बोलने का मौका नहीं दो, उन मुद्दों को उठाने मत दो। अब जैसे लेफ्ट पार्टी कह रही है कि भाई हम जनरल मोशन पे लेकर के आएंगे, वोटिंग भी कराएंगे महंगाई के मुद्दे पे। मेन अभी मुद्दा यही है जी बिल्कुल, जिसके ऊपर आज और कल बर्बाद बिल्कुल हो गया। बिल्कुल। सरकार कह रही है कि नहीं। अब क्यों ऐसा कर रही है? लेफ्ट पार्टी जब बीजेपी महंगाई के मुद्दे पे बहस चाह रही है और एक कानून के तहत बहस चाह रही है जिसमें वोटिंग का भी प्रावधान है, ये इलीगल डिमांड है क्या? वोटिंग कराना कोई इलीगल डिमांड है? वो तो कानून में दिया हुआ है, इट इज देयर राइट। और दूसरी बात, हमारे और आपके लिए, देश की जनता के लिए यह भी जानना जरूरी है कि वो कौन सी पार्टियां हैं जो महंगाई का साथ दे रही है, वो कौन सी पार्टियां हैं जो बिचौलियों के साथ है, वो कौन सी पार्टियां हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ है। क्योंकि वोटिंग जब होगी तो वोटिंग से ही मालूम चलेगा कि कौन सरकार के साथ है, कौन महंगाई के साथ है, और उससे ही मालूम चलेगा कि रियल टर्म्स वो कौन लोग हैं जो इस महंगाई के मुद्दे पे, सरकार की नीतियों का, प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पे, जो पूरी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके मुद्दे पे सरकार का विरोध कर रही है। पिछले सेशन में हमने कल भी बताया था, इसी बात पे मामला ये हुआ था, तो विपक्ष थोड़ा टोन डाउन हो गई थी। महंगाई पे बहस हुई, वोटिंग नहीं हुआ, बहस जो है वो बहस हो गई, खत्म हो गई। सरकार ने क्या किया? उस बहस का क्या निष्कर्ष निकला? महंगाई और बढ़ गई, रुपया और अपना ऐतिहासिक कारनामा दिखा रहा है। अनटिल अनलेस इस डिस्कशन का कोई कंक्लूजन हो, इससे क्या मालूम चलेगा? किससे मालूम चलेगा कि जो यूपीए में जो कांग्रेस को प्रॉब्लम क्या है, कि बहुत सारे उनको फिर मैनेज करना पड़ जाएगा, फिर दूसरा कोई कैश फॉर वोट स्कैम ना हो जाए कि सरकार को बचाना है, तो माइनॉरिटी में सरकार आएगी, हो हल्ला हो जाएगा, मिड टर्म पोल के बाद में शुरू हो जाएगा मामला कि सरकार माइनॉरिटी में आ गई। लेकिन देश की जनता को तो ये मालूम चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी किधर खड़ी है, लेफ्ट किधर खड़ा है, बीजेपी किधर खड़ी है, मुलायम सिंह यादव वो क्यों इस तरह से डिच मार देते हैं जब क्रूशियल वोटिंग का समय आता है, क्यों वॉकआउट कर जाते हैं, क्यों लालू प्रसाद यादव वॉकआउट कर जाते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। और पत्रकारों का काम, हम लोग जैसे लोगों का काम ये होना चाहिए कि अगर कोई इस तरह से जो पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा जैसे महंगाई ये सब बर्निंग इशू है और कोई बैकट्रैक करता है, कोई इसका सपोर्ट करता है, तो क्यों करता है? पत्रकारों को ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भाई सरकार ने ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई है, क्या पैसा डील किया है, या कौन सा सीबीआई का आतंक दिखाया है, कौन पुराने केस के ऊपर ब्लैकमेल करके सपोर्ट हासिल किया। तो दिस इज हाउ इट शुड फंक्शन। ये बिल्कुल आइडियल स्थिति है। एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी इसी सिचुएशन से कि मुताल्लिक़ कि अगर मान लीजिए अपोजिशन जम जाती है पूरी तरीके से, महंगाई के मुद्दे पे ही जम जाती है और पूरी तरीके से एडमेंट हो जाती है कि नहीं पहले हम महंगाई के मुद्दे पे ही बात करेंगे और इस पे सरकार कोई रोल नहीं अपनाती और दिखाती, तो आगे क्या हो सकता है? इसका मतलब दो सिग्नल है। इसका मतलब ये सरकार जो है डेमोक्रेटिक तरीके से इस देश को चलाना नहीं चाहती। ठीक है। वजह जो पार्लियामेंट में लोग गए हैं वो सड़क पे चलते फिरते लोग नहीं हैं, दे हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। बिल्कुल। और जो सम टोटल ऑफ वोट जो है और जितना जो उनका अपना स्ट्रेंथ है वो कांग्रेस पार्टी अकेले से कहीं ज्यादा है।
तो इसका मतलब है इस देश में जो है डेमोक्रेसी, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, दिस इज हाउ यू डिरेल द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। अगर पार्लियामेंट के प्रोसीजर में वोटिंग का प्रावधान है और कोई डिमांड कर रहा है, उन सारे चीजों को फुलफिल कर रहा है, तो आपको क्या एतराज है? क्यों एतराज है? क्यों एतराज है? सही बात। अगर एतराज है इसका मतलब आप जो प्रोसीजर का जो किताब है उसको उठा के फेंक दीजिए, नियम कानून को। वो कानून के तहत ही मांग रहे हैं। दूसरा सवाल जो बीजेपी उठा रही है चिदम्बरम का, दोनों ही देखा जाए तो बर्निंग इशू है इस वक्त। चिदम्बरम का जो उठा रही है उसके लिए कानून नहीं है, लेकिन आपको तो ये जवाब देना होगा। सरकार ने क्या जवाब दिया? कल सुब्रमण्यम स्वामी ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेटर्स दिखाए कि हाउ ये 2G एलोकेशन के बारे में चिदम्बरम जी को सब कुछ मालूम था। वो लेटर मिनिस्ट्री की है। अगर आप चिदम्बरम को डिफेंड करना चाहते हो तो यू मस्ट गिव प्रूफ कि भाई कुछ तो सरकार की तरफ से आवाज आनी चाहिए कि भाई ये लेटर गलत है, ये लेटर झूठ है, या वो मीटिंग में ये फैसला नहीं हुआ। आपके पास डिफेंस का कोई लॉजिक तो होना चाहिए। और अगर आप डिफेंस इस तरह से नहीं दे पाते हो, इसका मतलब आप भी उस जुर्म के लिए चिदम्बरम को गुनहगार मानते हो। आपका ओएम, आपकी सरकार के द्वारा तैयार किया गया ओएम, वो भी पहले बता रहा है। तो दे हैव अ लेजिटिमेट राइट कि भाई जिस व्यक्ति के ऊपर, और सीबीआई होम मिनिस्टर के अंदर काम करती है। सुब्रमण्यम स्वामी मुझे बता रहे थे कि चिदम्बरम का कमरा जो है उसके जस्ट बगल में सीबीआई के हेड का कमरा है। तो वो जब तक वो सीबीआई के लोगों को, हेड को बुला करके वो जो है सवाल जवाब करते रहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, एंड दे आर सो इरिटेटेड, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स वहाँ सीबीआई के जो अब एक ही साथ है। तो व्हाट ही वाज सेइंग कि भाई मैं तो वो डिमांड करूंगा कि सीबीआई का जो दफ्तर जो है वहां से होम मिनिस्टर के पास से हटा दो, क्योंकि वो। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब तीसरा दिन हमारा कल क्या, कैसे शुरुआत होगी, क्या होगा, किस तरीके से? जी, द गवर्नमेंट विल हैव टू डू समथिंग। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सरकार की है, उसके लिए बकायदा मंत्री हैं, एक से एक कलाकार मंत्री लोग हैं। तो ये मंत्री हैं, इनका काम, बेसिकली उनका काम यही है कि सारे अपोजिशंस को, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को सेशन से पहले मना लेना, उसको ये करना कि ताकि वो स्मूथली काम चले। अब वो नहीं हो रहा है। प्रणब मुखर्जी भी ट्राई कर रहे हैं। अब आप देखिए सरकार की सबसे बड़ी समस्या क्या है। इस सरकार में ईगो बहुत ज्यादा है, बहुत ईगो है इन लोगों को। प्रणब मुखर्जी गडकरी से क्यों मिलने गए? अगर आपको मिलना था तो लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलते, सुषमा स्वराज से मिलते, अरुण जेटली से मिलते, राज्यसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप गडकरी से मिल रहे हो, गडकरी से आप 1 घंटा कब कर रहे हो कि भाई ये करना है, वो करना है, वो करना है। टॉक वैसे भी फेल। आपको, आप ये समझिए, एक स्पोक्स पर्सन ये बोलता है कि भाई इमरजेंसी के दौरान भी जो है, इमरजेंसी की याद आती है, इमरजेंसी के दौरान भी बीजेपी और कांग्रेस लेफ्ट जो है एक साथ है। तो इससे क्या होता है? इससे आप बिल्कुल वही हट जो गलती मनीष तिवारी ने की थी, अन्ना हजारे को सर से लेके पांव तक बुरा भला कहने में, सही कहा आपने, भ्रष्ट बताने में, सही। और दिग्विजय सिंह जो इस तरह के वो बयान दे रहे थे, तो ये पब्लिक में वो मामला सही ढंग से गले नहीं उतरता है। अब आप देखिए, सिंपल सा काम है, महंगाई के ऊपर आप, अरे महंगाई से आप नहीं निपट रहे हो। अब आप देखिए, आप पार्लियामेंट में कुछ बयान कर रहे हो कि आज हमने सुना कुछ लीडर्स कांग्रेस के बोल रहे थे कि महंगाई के लिए हमने ये किया, हमने वो किया। शिव प्रकाश जायसवाल बोल रहे थे, हालांकि उनको ज़्यादा बोलने नहीं दिया गया। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया एक टीवी चैनल में जाकर के बताते हैं कि भाई हमने जो है इन्फ्लेशन के लिए जो पॉलिसी लगाई वो गलत साबित हो गया, हमने जो गरीबी का जो मापदंड के लिए जो हमने हलफनामा दिया वो गलत हो गया। तो एक तरफ तो आप स्वीकार कर रहे हो, आपके अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं कि भाई सरकार जो है हर जगह गलत फैसले लेती रही,
पॉलिटिकल लीडरशिप को ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? आप टीवी के बहस में देखिए, कांग्रेस पार्टी जब से बोला जाता है उनको कि भाई कि महंगाई बहुत है, तो वो बताएंगे भाई एनडीए के दौरान भी आपने जो है महंगाई ये की थी। अच्छा, लोग जानते हैं कि एनडीए के वक्त में जो है, जब भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट रही है देश के अंदर में, प्राइस राइज जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहा है। तो ये चीजें अब आप लोग तो भुक्तभोगी हैं, जो लोग उस डिबेट को सुनते हैं वो भुक्तभोगी हैं, उनको लगता है कि भाई तो झूठ बोल रहे हैं। और अभी मुसीबत है इस देश के सामने। अब एनडीए के दौरान क्या हुआ वो गिनवाने क्या मतलब? ठीक कहा आपने, बिल्कुल। चिदम्बरम का डिफेंस नहीं है। डिफेंस इसलिए नहीं है, यही सीबीआई जब जसवंत सिंह को और अरुण शौरी को इंट्रोगेट कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है, व्हाई नॉट चिदम्बरम? और एक बात और है, चिदम्बरम के लिए तो जितने एविडेंसेस आए हैं सब बिल्कुल क्लियर हैं, सब कुछ सामने है। और उसमें जी उस एविडेंस का कोई डिनायल नहीं है। तब मजेदारी थी कर देते पहले ही तो माने विपक्षी जो है वो बैकफुट पे आ जाए। बिल्कुल, उनके पास कहने का होता है कि देखो हमने जो है सही बात एक माने मॉरल स्टैंड लेते हुए, हमारा गृह मंत्री कह रहा है कि मेरा नाम आया है और जब तक मैं क्लियर नहीं हो जाऊंगा मैं रिजाइन कर रहा हूँ। यही बिल्कुल यही होना चाहिए था। इससे फायदा होता राहुल गांधी के कैंपेन को। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि यूपी को नंबर 1 बनाएंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उनको नंबर 1 बनाने का कुछ नंबर्स मिल जाते। एक बात तो है, राहुल के लिए इतना मैंने कहना जरूरी है कि वेदर राइट और रॉन्ग, दिस गाय इज वर्किंग रियली वेरी हार्ड। मैं एक बात बताता हूँ जी, फिल्म स्टार और पॉलिटिशियन में डिफरेंस होता है। आमिर खान अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए यूपी की गलियों में, गांव में जाएंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन आप ये कहोगे कि समाज को समझने के लिए मुझे जनरल कंपार्टमेंट में बैठने की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि आप उस प्रकार के नेता हो जिसके समाज के बारे में ज्ञान नहीं है। एक, ये माफ नहीं किया जा सकता। आपने क्या किया? बुंदेलखंड में आप, जिसकी बात आप कर रही हो कि बुंदेलखंड में आप दलितों के घर जाकर के रात में रुक करके खाना खा करके सब कुछ कर करके, और ये मीडिया एक्सरसाइज, मीडिया वाले पहले पहुंच जाते हैं वहां। मीडिया वालों को बताता कौन है? नहीं, वो तो खैर जाहिर है, उनका अपना ही सिस्टम है। ये तो पब्लिसिटी स्टंट है जी, बिल्कुल। तो ये पब्लिसिटी स्टंट है। एक दूसरी बात, ठीक है कि आपको उनके जज्बात और ये बहुत लोगों को अच्छे भी लगते हो। कांग्रेस के ये जो युवराज हैं, उन दलितों के लिए इन लोगों ने क्या किया? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। बुंदेलखंड में राहुल गांधी की वजह से ऐसा क्या हो गया जो उन दलितों की जीवन बदल गई? वो अमीर हो गए, या बुंदेलखंड में जो आत्महत्या किसानों की जो हो रही थी रुक गई? नहीं, बिल्कुल वो रुक गई नहीं हुआ। मैं वही बात कहना नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है? ये पब्लिसिटी स्टंट है। और जहां तक आप बात कह रही हैं कि दलितों के घर में जाने का, मैं आपको एक सिमिलर एग्जांपल देता हूं। वीएचपी के बहुत सारे विंग जो हैं आरएसएस वाले, वो दलितों के घर जाते हैं, ट्राइबल से घर जाते हैं, उनके पैर को धोते हैं। ये तो पैर भी नहीं धोते, वो उनके पैर को बिठा करके समाज में बैठ करके वो उसके पैर धोते हैं। अब उसको क्या कहा जाए? देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन। अब वो है क्या कि हम उस तरह के से किसी नेशनल लीडर को, जो हमारा जो मापदंड होना चाहिए, कि कोई व्यक्ति ये कह रहा हो कि कल एक इंटरेस्टिंग वाकया कुछ लोग टेलीविजन पे बता रहे थे कि कुछ लोगों, एक पत्रकार से दिग्विजय सिंह ने पूछा कि भाई यूपी में किस तरीके से हम चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा कोई फार्मूला बताओ। मैजिक। तो मैजिक फार्मूला पत्रकार साहब ने कहा कि भाई आप एक काम करो, राहुल गांधी को यूपी का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बना दो।
तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ही बेहतर हो जाएगी। द वे ही रिएक्टेड, दिग्विजय सिंह ने कहा कि छी 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 क्या बात कर रहे हो, ये इम्पॉसिबल है। तो वो बता रहे थे कि भाई उनका कहने का मतलब ये था कि भाई गांधी परिवार का व्यक्ति चीफ मिनिस्टर क्यों बनेगा, ये तो प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ है। तो वही निकला ना, अगर यूँ कहते कि अरे भाई देखेंगे ये करेंगे तो इससे मतलब निकलता था। ये तो बिल्कुल साफ बात है, ये बात है, बिल्कुल साफ बात। अब ये सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लिए एस्पायर कर रहा है, तो उनका जो मापदंड जिस थर्मामीटर से उनको नापा जाएगा वो दूसरे नेताओं को उसी तरीके से नहीं हम कंपेयर करेंगे। विनय कटियार के लिए जो हमारा मापदंड होगा, उनकी पूरी पर्सनालिटी, उनकी पॉलिटिक्स को नापने के लिए वो मापदंड जो है राहुल गांधी पे अप्लाई नहीं होगा। वजह, क्योंकि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अब आप जो हैं, यही घिसी पिटी बात कि भाई अफसर गरीबों का पैसा खा रहे हैं। मैं वही पूछना चाह रही थी कि अब ये जो उनकी स्टेटमेंट है, इसमें क्या 7 साल हो गए केंद्र का पैसा कहीं नहीं पहुंच रहा है, तो 7 साल हो गए आपकी सरकार दिल्ली में अपने ढंग से चला रही है इस देश को। यू शुड टेल अस कि आपने वैसी कौन सी नीति अपनाई, क्या योजना है कि वो जो पैसा जो है इतना पहुंच रहा है। राजीव गांधी ने 84 में ही कह दिया था कि पैसा जो है वो 10 पैसा पहुंचता है गरीबों में 1 रुपये में। आज तक किसी ने कंट्राडिक्ट नहीं किया, सब यही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं पहुंचता है तो किनकी वजह से पहुंचता है, यही तो सब लोग हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी को इस बात से, इसका मतलब है कि भाई उन्होंने कह दिया, जैसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया, उसको मान लिया कि भाई ऐसा ही है, देश का ऐसे ही चलेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है, अगर नहीं पहुंच रहा है, आपकी सरकार है केंद्र में, आप बताओ क्या करना है। यू शुड टेल द सॉल्यूशन कि भाई गरीबों के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है, तो क्यों नहीं पहुंच रहा है, उसको क्या आप कैसे परिवर्तन करोगे। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। और यही वजह है कि जब इस तरह का नेता कोई इस तरह के बड़े बड़े ख्याली पुलाव दिखाता है कि हम राज्य को नंबर 1 कर देंगे, हम नंबर 2 कर देंगे, किस चीज में नंबर 2 कर देंगे, नंबर 1 कर देंगे। गरीबों के पास पैसा वैसे भी नहीं पहुंच रहा है, आप आओगे तब भी नहीं पहुंचेगा। जिसमें कांग्रेस की सरकार थी तब भी नहीं पहुंच रही थी, या आपके प्रधानमंत्री, आपके पिताजी ने इस बात को स्वीकार किया और किसी ने इसको कंट्राडिक्ट भी नहीं किया, और ये स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ भाषणबाजी, प्रोपेगेंडा और मीडिया के जरिए राजनीति करना चाहते हो, तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। डॉक्टर मनीष, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, सेशन भी हमारा चलता रहेगा और जितने दिन हमारा सेशन चलेगा हम उसमें रोज़ ही तकरीबन बात करेंगे अपने सेशन के मुतालिक। तो ये था हमारा आज का ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम। तो ख़त्म करते हैं आज का अपना ही प्रोग्राम। कल अपने इसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।